वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ये झारखंड का ऑफिशियली मॉडल पेपर है जिसको झारखंड सरकार द्वारा जैक बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। तो ये मॉडल पेपर से मैं बता दूं कि कुछ आप लोगों का क्वेश्चन तकरीबन 30 से 40% क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लिया जाता है। तो इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मदद मिल जाए। ठीक है। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं इस तरह का जितना इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहले पहुँचे और आप लोग पहले तैयारी कर पाएँ। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी तक हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये सब का वीडियो बन चुका है और अब एसएसटी का है। तो देख लेंगे आप लोग, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यू मॉडल पेपर 2023 करके। बाकी आपको वीडियो के अंत में लास्ट में आपको यहाँ पे एक इंड स्क्रीन शो होगा, वहाँ से भी आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या क्या है। पहला, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत आपके रूसो हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। अप्रत्यक्ष कर तो आपका हो जाएगा नमक और तंबाकू। नमक और तंबाकू पे अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। ठीक है। उसके बाद लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो कौन सी मांग शामिल नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है आपका, उद्योगों को मजदूर के हवाले किए जाए, ये आपकी मांग नहीं थी। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते थे। तो रूस के जो स्थानीय स्वशासी संगठन जो है वो आपके हो जाएंगे आपका सोवियत, है ना, जिसको बाद में सोवियत संघ भी कहा गया। ठीक है। और आप लोगों को एक कमेंट करना है कि ड्यूमा, यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ड्यूमा, ड्यूमा क्या था। ठीक है, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है। अब आपको पता है कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो दो भाग में बट गया था, एक था धुरी शक्ति और एक था केंद्र शक्ति, है ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि धुरी राष्ट्र कौन है। तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता है आपका जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है। और बचा मित्र राष्ट्र, वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्षया की संधि। ठीक है। फिर 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो 1864 में आपका वन सेवा का स्थापना जो किए थे वो है ब्रांडिस। उसके बाद है कलांग कौन थे। तो कलांग जो है वो आपके कुशल लकड़हारे, जो एक अच्छे लकड़हारे होते, कुशल थे, उन्हें कलांग कहा जाता था। उसके बाद बिगुयाल, बिगुयाल कौन क्या है। तो बिगुयाल जो है वो आपका ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान को कहते हैं बिगुयाल। ठीक है। फिर 10वां नंबर, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती थी। तो आधी से ज़्यादा जो चरवाहा आबादी है वो आप पढ़िएगा अफ्रीका में। ठीक है। 10th का डी ऑप्शन देख लीजिए, अफ्रीका में। और आप लोग मुझे एक और कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बस कमेंट के माध्यम से देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी कैसा है। अफ्रीका में जो जनजाति पाया जाता है उस जनजाति का क्या नाम था। ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ कि मसई, है ना, अफ्रीका में जनजाति जो था उसका नाम मसई था। उसके बाद आपका है निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो सबसे लोकप्रिय रूप और किस में पूछा है, समकालीन दुनिया में यानी वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय रूप, क्या सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र या राजतंत्र। तो अभी सबसे फेमस लोकतंत्र है ना। पूरी दुनिया में लगभग देशों में लोकतंत्र का ही पालन किया जा रहा है, लोकतंत्र के ही नियम को भी फॉलो किया जा रहा है। अब आते 12 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है तो आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए। पहला कि लोकतंत्र भेदभाव, मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। फिर लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर
लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है और फिर लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये तो बात सही है, ये लोकतंत्र के पक्ष में है। लेकिन जो 4th पॉइंट दे दिया है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, यही पॉइंट आपका गलत है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को, यही जो आपका प्रस्तावना है उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? उसका आंसर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक एवं अश्वेत बहुसंख्यक। उसके बाद झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो विधानसभा है उसमें कुल सीट की जो संख्या है वो है 82। तो 82 में बता दूं कि 81 जो होता है वो आपका है और +1 ऐसे करके रहता है 82। और ये जो एक है वो मानोनीत होता है ना, मानोनीत होता है। और इसे जो है इसमें एंग्लो इंडियन को से रखा जाता है। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर ये सबसे इजी क्वेश्चन कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अब तो सबको जान गया है कि द्रौपदी मुर्मू हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत हम लोग संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है? तो ये जो है हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो देखिए, कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? समानता का अधिकार तो है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सामाजिक संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है। कौन सा नहीं है? तो जातिगत भेदभाव का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं है। उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। अभी इतिहास और राजनीतिक शास्त्र हो गया, भूगोल में आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सबसे इजी 2.4% है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका होता है? तो कौन बर्फ से ढका होता है? तो ढका तो हिमालय होता है, लेकिन हिमालय का कौन सा भाग? तो सबसे ऊपर, जिसको कहते हैं महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। हिमालय को भी 3 भाग में बांटा गया है, महान हिमालय, है ना। जैसे सबसे ऊपरी भाग महान हिमालय, फिर नीचे जो बीच का भाग है इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। फिर आखिरी जो नीचे जो छोटा छोटा रहता है इस एरिया को हम लोग कहते हैं शिवालिक श्रेणी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान जो है वो आपका गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी से बना है। ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? सदा जल प्रवाही या ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही या वर्षाकालीन जल प्रवाही, ये सदा शुष्क। बात कहने का मतलब है कि क्या हमेशा प्रायद्वीपीय नदियाँ में पानी बहता है, या सिर्फ गर्मी में बहता है, या सिर्फ बरसात में बहता है, या फिर हमेशा सूखा रहता है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो कहीं से निकलता नहीं है, वो निर्भर करता है आपका बरसात पे, इसीलिए वो है वर्षाकालीन नदियाँ। और बाकी हिमालय की नदियाँ जो है हिमालय के ग्लेशियर से पिघल करके निकलता है, इसीलिए वो वर्ष भर सालों भर बहता है। तो नदियाँ भारत में 2 ही प्रकार की, एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ और एक है हिमालय नदियाँ। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय यानी नमकीन जल वाला झील कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांभर। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इस तरह से भी डोसा चटनी सांभर खाते हैं ना, तो उससे भी याद रख सकते हैं सांभर। फिर 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं? जलवायु को कौन कारक प्रभावित नहीं करते हैं? तो देखिए, अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु दाब एवं पवन है, और एक आखिरी ऑप्शन जो है हमारा मौसम समाचार। तो देखिए, यही जो है, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये तीनों है, अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, पवन। ठीक है, ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, और नहीं करने वाले कारक है मौसम समाचार। मौसम समाचार पढ़ के कौन सा जलवायु प्रभावित हो जाता है? उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो सबसे ईजी क्वेश्चन, जून के प्रारंभ में मौसम का आगमन होता है, मतलब मानसून का आगमन यानी बरसात का आगमन होता है। उसके बाद नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है? तो नागफनी जान रहे हैं आप लोग, जिसको इंग्लिश में
बोलते हैं कैक्टस, ऐसा रहता है और इसके ऊपर बहुत सारा कांटा कांटा छोटा छोटा निकला होता है। ठीक है, इसको नागफनी कहते हैं। तो ये पाया जाता है कटीले वन ए तथा झाड़ी क्षेत्र में। एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा सही है? तो भारत का लिंग अनुपात के संदर्भ में बताना है। तो पहला है पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है। पुरुष की संख्या महिलाओं से कम है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। अच्छा, बी नंबर, पुरुष की संख्या महिलाओं से कम है। फिर डी ऑप्शन है महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। यानी बी और सी ऑप्शन तो सेम ही सेम दे दिया है। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी और महिलाओं की कम थी। ठीक है, हमको एक पूरा एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन 1000 पुरुष में कुछ 900, कुछ 60, 70 ऐसा कुछ था, वो पुरुषों की संख्या मतलब महिलाओं की संख्या थी, ये 2011 के अनुसार। लेकिन अभी 2021 की जनगणना के अनुसार, बाकी आप लोग तो सोच रहे होंगे जनगणना तो हुआ नहीं है, लेकिन उसी के अनुसार 2021 में जो रिपोर्ट हुआ बना है उसके अनुसार 1000 पुरुषों में 1020 महिला है। यानी प्रत्येक 1000 पुरुष में 20 महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, यानी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो इसके अनुसार से आप डी ऑप्शन को भी ले सकते हैं, है ना। और चाहे तो आप बी ऑप्शन को भी ले सकते हैं, दोनों हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखने में थोड़ा गलती हुआ होगा, तो ऐसा आप लोग को एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन है? तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन, तो देखिए जन्म दर, हाँ, तो मृत्यु दर भी और प्रवास भी, इसलिए उपरोक्त तीनों हो जाएगा। फिर उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन का सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप उत्पादन करने जाइएगा तो आपको क्या चाहिए? तो पहले चाहिए भूमि, ज़मीन। आपके पास ज़मीन रहेगा तभी तो आप कुछ उत्पादन कीजिएगा। तो पहले सबसे ज़रूरी शर्तें हैं भूमि। उसके बाद 32 नंबर, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसका स्रोत है? ठीक है, अब अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी के बारे में देख लीजिए। अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी, हाँ, तो इसके लिए आप इसका आंसर कर दीजिएगा सी नंबर, भौतिक एवं मानव पूंजी। ठीक है, दोनों। उसके बाद 33 नंबर, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर गांव में कौन सी गैर कृषि क्रिया होती थी? तो पालमपुर गांव सिर्फ आपको घुमाने के लिए, बाकी आपको सिर्फ बताना है गैर कृषि क्रिया का एक उदाहरण। ठीक है, तो परिवहन ये गैर कृषि क्रिया है, दुकानदारी भी गैर कृषि है, लघु विनिर्माण भी गैर कृषि है, इसीलिए उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ये सब तो खेती बाड़ी से संबंधित नहीं है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ठीक है, किस प्रकार की जनसंख्या को अर्थव्यवस्था का परिसंपत्ति कहा जाता है, यानी संपत्ति कहा जाता है? तो देखिए, पहला साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, यही आंसर हो जाएगा। जिस देश की जनसंख्या साक्षर, पढ़ी लिखी हो और स्वस्थ हो, वो देश बहुत ही ज़्यादा विकास करता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद 35 नंबर, निम्नांकित में से किन में निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो देखिए, अगर हम लोग को निवेश करना है तो शिक्षा और चिकित्सा में निवेश करेंगे, तभी मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल यानी अच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फायदा होगा। फिर विश्व में भारत में डैश निर्धनों का संकेंद्रण है। तो भारत में सबसे कम या फिर सबसे अधिक? तो सबसे अधिक निर्धन है। ठीक है, 36 का ये नंबर, सबसे अधिक निर्धन भारत में है। फिर निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो निर्धनता रेखा, जब हम लोग निर्धनता रेखा तय करते हैं तो किस पे विचार नहीं किया जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है भोजन की आवश्यकता, तो हम लोग तो उस पर करते हैं कि हाँ, किस आदमी को कितना भोजन मिल रहा है। अगर भोजन में कमी, ऊर्जा की कमी, कैलोरी की कमी, तो वो निर्धन है। चिकित्सा आवश्यकता भी हम लोग मानते हैं, माप से मापते हैं। मनोरंजन, फिर एक वस्त्र आवश्यकता, तो वस्त्र भी देखते हैं कि कौन पहनता है कौन नहीं। अगर नहीं पहना है तो वो गरीब है, फटा कपड़ा तो गरीब, अच्छा कपड़ा तो अमीर। तो मनोरंजन, अब ये तो हम नहीं देखते कि कौन मूवी देखा कौन मूवी नहीं देखा, कौन मनोरंजन देख हो पा रहा है कि नहीं, किसका मनोरंजन हो पा रहा है कि नहीं। तो मनोरंजन के माध्यम से हम लोग किसी का निर्धनता यानी गरीबी को नहीं माप सकते हैं। अब बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक, यही पहला ऑप्शन, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को कहते हैं। फिर 39 नंबर, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है हाँ, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, है ना। खाद्य सुरक्षा, खाना को अच्छा से सुरक्षित करके रखना, तो सभी लोगों के लिए
हो पाना। अब है 40 नंबर क्वेश्चन कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पहला ऑप्शन अनाजों के निर्यात, तो ये तो नहीं होगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, फिर खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी, तो जमाखोरी भी नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग चेक करके मुझे कमेंट करिएगा। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो क्यों किया गया है कि लोगों को गरीब तक खाना पहुंच सके, तो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ही है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे खाद्य सुरक्षा पे भी डाउट है। बाकी 90% जो है कंफर्म कि हमको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ही लग रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार स्टार्ट किया है, मतलब कंट्रोल में जो चावल गेहूँ ये सब मिलता है वो गरीबी हटाने के लिए किया गया है, ताकि गरीब लोगों के लिए भी अनाज उपलब्ध हो सके। ठीक है, बाकी खाद्य सुरक्षा पे चांस थोड़ा मोड़ा लग रहा है, तो कंफर्म करके मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आपका एसएसटी का 40 में 40 क्वेश्चन हो गया। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 40 में 40 कितना मार्क्स आया है। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी, उन लोग भी अपना देख करके तैयारी कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।